हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू दिस सेशन। ये मैथमेटिक्स का सेशन है और ये लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में रैशनल नंबर्स को ख़त्म किया। आई एम श्योर आपको सारी दिक्कतें, आपको कोई भी डाउट्स नहीं आए होंगे, और अगर कोई डाउट्स आए होंगे तो आप अपने मेंटोर्स या अपने काउंसलर्स या अपने मैथमेटिक्स टीचर के पास ज़रूर पहुँचे होंगे, थ्रू टेलीफोनिक कॉल और थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल, वट एवर मीडियम यू हैव। अगर आपने सारे असाइनमेंट सॉल्व किए हैं तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ाई को लेके उतने सीरियस नहीं हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं लॉकडाउन के बाद पढ़ाई चालू करेंगे। लॉकडाउन कब खत्म होगा हमें नहीं पता। एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि हम लॉकडाउन का वेट करें पढ़ाई को रिज्यूम करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए जो चीज़ चाहिए होता है वो लॉकडाउन के दौरान आपको मिल रहा है। पढ़ाई के लिए आपको चाहिए होती है एक सेपरेट आइसोलेटेड प्लेस जहाँ पे आप शांति से अध्ययन कर सकें। तो आप अक्सर देखते हैं पढ़ाई हमेशा अकेले में होती है, आइसोलेशन में होती है। तो आप ये ना सोचें कि लॉकडाउन के बाद मैं पढ़ाई रिज्यूम करूँगा। नहीं, लॉकडाउन के टाइम में पढ़ाई करने का मौका सबसे अच्छा है। एट द सेम टाइम साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। एट द सेम टाइम ये बहुत ही अच्छा वक्त है जहाँ पे आप अपने हॉबी परस्यू कर सकते हैं। आइए, आज जो तीसरा लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वो है फॉर्मूला। ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई देता है मैथ्स की क्लास में, और अक्सर आप बच्चे बड़े डरते हैं इस वर्ड से, फॉर्मूला। बच्चे बहुत सारे रटने की कोशिश करते हैं। आप अक्सर अपने सिस्टर, अपने ब्रदर्स, इन लोगों को जब आप देखते होंगे तो वो लोग ज़रूर पूछते हैं, यार ये फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला याद करना है, इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे रख सकते हैं। एट द सेम टाइम आप भी अपने क्लास 7 की पढ़ाई में अक्सर कुछ फॉर्मूले के बीच गुजरे होंगे, जैसे कि ज्योमेट्री की क्लास में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं 3 ज्योमेट्रिकल शेप्स, आप बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स जानते हैं आई एम श्योर। मैंने 3 बहुत ही कॉमन से शेप्स चुने जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला शेप जो बहुत ही कॉमन तरीके से आपको दिखता है वो है रेक्टेंगल। दूसरा शेप जो मैंने दिया है वो है ट्रायंगल, जो कि ग्रीन कलर में है। और तीसरा शेप मैंने जो दिया है वो है स्क्वायर। अक्सर ये ज्योमेट्री की क्लास में ये शेप्स के बारे में पूछा जाता है कि भैया इसकी पेरीमीटर बताओ, इसकी एरिया बताओ। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि भैया व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आई एम श्योर मैक्सिमम बच्चे को पता होता है पेरीमीटर होता क्या है। और बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेते हैं, और आप कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या होता है? लेंथ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल होता है, और ब्रेथ क्या होता है? द विड्थ, द शॉर्टेस्ट साइड, द शॉर्टर वन। आपसे कोई पूछता है कि रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप बताते हो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं। एट द सेम टाइम हर एक एंगल इक्वल, मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तो सिमिलरली आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आप बोलते हो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। और आपसे कोई पूछता है अच्छा बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलते हो सर लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपको बचपन से पता भी होता है, रटा भी होता है, आपको समझ में भी आता है। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस इंटू एल प्लस बी क्यों होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी क्यों होता है। आई एम श्योर और बहुत सारे बच्चे शायद सीधे सिर्फ इस फॉर्मूले को रट चुके होंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सर एक इक्वेशन होता है जिसमें हमसे जो चीज़ पूछा जाता है और जो चीज़ दी जाती है उसके बीच का एक रिलेशन। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, तो मैंने आपको लेंथ एंड ब्रेथ दिया, तो आपने कहा P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपने जो चीज़ निकालनी थी वो P है, और आपने एक इक्वेशन लिखा जहाँ पे इक्वल टू साइन लिया, और जितने भी जो दूसरी चीज़ें दी हुई हैं उसको आपने उस रिलेशन के माध्यम से रख दिया। जैसे अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप लिखते हो A इज इक्वल टू एल इंटू बी। उसमें जिस चीज़ को निकालना होता है वो आप लेफ्ट साइड में A बोलते हो, और जो दो चीज़ दी रहती है उसे कहते हैं एल इंटू बी। तो आप कह सकते हो कि फॉर्मूला एक रिलेशन है जिसमें आपको जो चीज़ निकालनी है वो आप लेफ्ट हैंड साइड में रखते हो, और बाकी जो चीज़ दी हुई है उसका जो भी इक्वेशन और रिलेशन बनता है आप उसको राइट साइड में लेते हो। जो लेफ्ट साइड में अकेले रखते हो जिसे आप निकालते हो उसे आप कहते हो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, जो सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एल प्लस बी, या आप कह लो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। तो आपको पता होता है कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो A है, और
आपके जो दो फिगर्स दिए हुए हैं बेस और हाइट, आपको उसको मल्टीप्लाई करके आप अपना एरिया निकाल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल आप लोगों को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और आपको पता है मैंने बेस को बी से मार्क कर रखा है और हाइट को मैंने वर्टेक्स से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अपोजिट साइड का उसे एच ले रखा है, और एरिया क्या हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें जो मैंने पिंक कलर से मार्क कर रखा है वो आपका सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला है, और ये जो राइट साइड में ये सारे जो नोन फिगर्स हैं उसका रिलेशनशिप है। तो आप कह सकते हो फॉर्मूला एक इक्वेशन है जो रिलेशनशिप देता है, जो चीज़ निकालना है उसको आप लेफ्ट में रखते हो और बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं नोन फिगर्स उसके रिलेशन में आप जो इक्वेशन बिल्ड करते हो आप उसको कहते हो फॉर्मूला। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने एक फॉर्मूला देख रखा है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अगर ये मैं बात करूँ तो मैंने फिजिक्स का एक एग्जांपल लिया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो सबसे पहले आई एम श्योर क्या कहते हैं आप लोग, बहुत सारे बच्चे 8th क्लास में प्रेशर पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे थोड़ा बहुत पहले से जिनको साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है वो प्रेशर के बारे में जानते हैं। प्रेशर का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ले देता हूँ, जैसे कि देखिए आप पेंसिल देख रहे हो, ये आप देख रहे हो इसका सरफेस एरिया मोटा है और इसका सरफेस एरिया कम है। अगर मैं इसको अपने सेम फोर्स से लगाऊं तो ये मुझे उतना तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं इधर निप साइड से लगाऊं तो ये थोड़ा तकलीफ दे रहा है, मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा है। फोर्स सेम लगाया मैंने लेकिन प्रेशर ज़्यादा हो गया। फिर अगर मैं इसको निडल से रिप्लेस कर दूं तो निडल टोटल सेम फोर्स में मेरे अंदर पियर्स कर जाएगा। तो आखिर क्या हुआ, तीनों बार मैंने फोर्स सेम लगाया था लेकिन सबका एरिया कम था, एरिया डिफरेंट था। इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा था, इसका एरिया उससे कम था, और निडल का एरिया तो बहुत ही कम था। इतना कम था कि फोर्स मैंने सेम रखा लेकिन डेनोमिनेटर में इतना जो नंबर छोटा हो गया जिसकी वजह से वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत बड़ा हो गया। तो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रेशर तो आप बोलोगे इट्स फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स तो आप जानते हो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, 1 न्यूटन। और व्हाट इज एरिया, यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर। तो अगर आप बोलोगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर तो आप बोलोगे 1 पास्कल। तो 1 पास्कल क्या होता है, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है फोर्स का एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। न्यूटन, जो फोर्स का यूनिट न्यूटन है वो एक मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन पे बेस्ड है, और जो प्रेशर का एरिया है, प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल, वो भी एक मैथमेटिशियन पास्कल के नाम से लिया गया है। तो आपको कोई पूछे कि व्हाट इज प्रेशर तो आप बोल सकते हो इट इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एट द सेम टाइम आपसे पूछे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर तो आप कह सकते हो कि मैं सेम प्रेशर सेम फोर्स से अगर पेन अपने हाथ पे डालूं और सेम से निडल डालूं तो निडल अंदर चला जाता है, डालना मत, आपको खून निकल जाएगा, दर्द हो जाएगा, आप इंजर्ड हो जाओगे। तो अब क्या, तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन बता सकते हो। दूसरा एप्लीकेशन जो मैंने आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी दे रखा है वो आप देख सकते हैं, एक कार है। आप अक्सर क्या कहते हैं जब आप जाते होंगे, आपके पेरेंट्स या आप जब भी जाते होंगे आसपास कार जहाँ पे साफ होती है वहाँ पे आप देखते हो कि कार को ऊपर उठा लेते हैं, या आप देखते हो कि जब टायर बदलना होता है तो एक स्टेपनी लगाने टाइम हम एक हाइड्रोलिक से ऊपर की तरफ कार को उठा देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, जैसे देख लेते हैं आप यहाँ पे एक हाइड्रोलिक से एग्जाम्पल मैंने लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पिस्टन है इस पर मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है, F1 मैंने क्या फोर्स लगाया, F1 एक फोर्स लगाया, और एरिया इसका छोटा है तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स जितना भी लगाया अगर एरिया छोटा है तो प्रेशर बढ़ गया। तो ये प्रेशर यहाँ से जनरेट हुआ और ये प्रेशर सेम लिक्विड से यहाँ पे जाके हिट किया। तो जो प्रेशर मैंने यहाँ पे जनरेट किया इस लिक्विड सेम कंटिन्यूटी में, तो सेम प्रेशर इस बड़े से पिस्टन को जाके हिट करता है, बड़े से पिस्टन को सेम प्रेशर मिलता है और एरिया बड़ा हो जाता है। तो आपको पता है कि अगर एरिया बड़ा हो गया है और प्रेशर सेम है तो मतलब फोर्स बढ़ गया। क्या हो गया, फोर्स बढ़ गया, क्योंकि आप जानते हो दो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो F1 अपॉन M1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, और आपको पता है F1 अपॉन A1 फिक्स है क्योंकि प्रेशर फिक्स है, और A2 बड़ा है, और A2 बड़ा है, एरिया ऑफ सेकेंड इज बिगर देन एरिया ऑफ वन, तो डेफिनेटली फोर्स 2 क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और फोर्स 2 जो बढ़ जाएगा तो आप बड़े आराम से अपने कार को उठा दोगे। आप अपने फिजिक्स क्लास में बहुत अच्छे से समझोगे, आपके फिजिक्स टीचर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप अपने डाउट्स में ज़रूर बोल सकते हो कि फिजिक्स सर की सर ये आप एक बार फिर से समझा दो। रेहान सर मैथ्स के हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया, बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन फिर भी आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर से देखते हैं, आपसे मैंने क्या कहा,
pressure is equal to force acting per unit area. What is the unit of force? Newton. And what is the unit of area? Meter square. And what is the unit of pressure? Pascal. So 1 Pascal is equal to 1 Newton per 1 meter square. आप अपने फिजिक्स टीचर से ज़रूर पूछेगा कि सर 1 न्यूटन क्या होता है. अगर आपसे कोई बोलेगा तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. दो फोर्स और भी तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन एक तरीका डिफाइन करने का है मास इंटू एक्सेलरेशन. और मास की यूनिट क्या होती है? केजी. और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आप कह सकते हो 1 न्यूटन इज 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये सारी चीज़ें मैं बहुत सारे फिजिक्स के टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो. अगर नोट नहीं करने का मन है तो भी नोट मत कीजिए, कोई नहीं, आपके फिजिक्स टीचर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. एट द सेम टाइम मैं जो प्रेशर का एक अच्छा सा जो प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल था वो मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रखा हूँ. वो है, मैंने एक पिस्टन पे एक फोर्स लगाया, उसका एरिया छोटा है, प्रेशर लेकिन सेम जनरेट किया, तो बड़े एरिया वाले पिस्टन पे सेम प्रेशर जो जाके जनरेट करेगा तो फोर्स बड़ा हो जाएगा. तो फोर्स बड़ा हो जाएगा तो वो बड़ी सी कार को उठा लेगा. तो मैंने हाथ से अगर प्रेस किया है वो पिस्टन, तो वो पूरा पिस्टन कार से अपने आप उठ जाएगा उस पिस्टन के प्रेशर से, क्योंकि वो पिस्टन में जो प्रेशर है वो सेम है लेकिन फोर्स बढ़ जाएगा. फोर्स कैसे बढ़ा? क्योंकि प्रेशर सेम रखा लेकिन एरिया बढ़ा दिया, और एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो गया, तो एरिया बढ़ा तो फोर्स बढ़ गया, इसलिए आपका पूरा कार ऊपर की तरफ आ गया. तो जैसे आपसे फिर मैं आ जाऊँ अपने मैथमेटिक्स पार्ट पे. तो जैसा कि मैंने कहा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. इसमें प्रेशर क्या है? आपका सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. और फोर्स और एरिया क्या है? वो आपको दिया हुआ है, वो आप निकाल सकते हो. और न्यूटन ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. तो आपसे कोई पूछे 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, और आपसे पूछे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर 1 kg की मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया जाए तो फोर्स जो एक्ट करेगा वो होगा 1 न्यूटन. अब आते हैं कि आपको ये पता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये पता है कि मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2. डोंट वरी, ये सारे मैं आपके मेंसुरेशन क्लास में ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो भी सिखाऊंगा. तो आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ रोम्बस में एरिया दिया हुआ है और d2 दिया हुआ है, d1 निकालना है. क्या करना है? d1 निकालना है. तो मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है. तो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? तो हम बेसिकली, आपने क्लास 7th में इक्वेशन पढ़ा होगा, इक्वेशन में बिल्कुल तराजू की तरह सोचते हैं. तराजू मतलब जो आपका वेइंग मशीन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से सोचते हैं. जैसे अगर आप कहते हैं एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2, और हमें निकालना क्या है? d1. तो मुझे इक्वेशन d1 के रिस्पेक्ट में लिखना होगा. तो मैं सबसे पहले इक्वेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया. कोई बता सकता है मैंने दोनों साइड 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सो दैट हाफ कैंसिल हो जाए. हाफ कैंसिल हो गया तो अब मेरे पास इक्वेशन आया d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 2a. मुझे d2 ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे निकालना d1 है, तो मैं लिख सकता हूँ d1 इज इक्वल टू 2a अपॉन d2. बताइए मैंने d2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मुझे d1 को सेपरेट करना था, तो मैंने लिख दिया d1 इज इक्वल टू 2a अपॉन d2. अब जो ये फॉर्मूला है इसमें सब्जेक्ट हो गया है d1, और जो फॉर्मूला है वो है ट्वाइस ऑफ एरिया अपॉन d2. तो अगर आपसे कोई पूछेगी सब्जेक्ट ऑफ द एरिया, सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला कैसे चेंज करना है, तो आप बता सकते हो कि जो भी चीज़, जो भी अननोन है उसको एक तरफ रख के अकेला उसको सेपरेट कर देना है पूरे बाकी से. कैसे सेपरेट करोगे? बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन. प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन क्या होता है? जैसे कि अगर मैं कहूँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और आपके पास राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका इक्वेशन होता है. अगर मैं इसमें कचरा चीज़ ऐड करता हूँ तो यहाँ पे भी कचरा चीज़ ऐड करना होगा, मेरा इक्वेशन बैलेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं इसमें कूड़ा सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इसमें भी कूड़ा सब्ट्रैक्ट करूँगा, मेरा इक्वेशन सेम रहेगा. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में कूड़े से मल्टीप्लाई करूँगा तो राइट हैंड साइड में भी मुझे कूड़े से मल्टीप्लाई करना होगा, मेरा इक्वेशन चेंज नहीं करेगा. अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं कूड़े से डिवाइड करूँगा तो बैलेंस करने के लिए मुझे राइट हैंड साइड में भी कूड़े से डिवाइड करना होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन क्या होता है? आपने जो लेफ्ट हैंड साइड में किया एग्जैक्टली वही चीज़ राइट हैंड साइड में करना है.
अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में 5 ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी 5 ऐड करना होगा। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में 3 सब्ट्रैक्ट किया है तो राइट हैंड साइड में भी 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपने 3 से डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड में भी 3 से डिवाइड करना होगा। तो मतलब जो भी चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही चीज़ राइट हैंड साइड में करेंगे और उसी क्वांटिटी से करेंगे। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन। नाउ जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए दे रखा है ये सर, आप लोग जब जानते हैं आपके स्क्रीन पे जो है वो एक सर्कल है। आपको पता है सर्कल क्या होता है? सर्कल एक कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट होता है जो फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से सेम दूरी पर रहता है। ये फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर और ये इन्फिनाइट पॉइंट्स को कहते हैं सर्कल। और इस फिक्स पॉइंट और इन्फिनाइट पॉइंट की जो दूरी होती है वो फिक्स होती है, उसको हम कहते हैं रेडियस। ये बात आप बचपन से जानते हो, आप इसको समझते हो, आप शायद वर्बलाइज नहीं कर पाते होगे। तो आप कह सकते हो सर्कल इज कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स सच दैट द डिस्टेंस of one of any of the infinite point is same from the fixed point। तो जो फिक्स पॉइंट है उसे आप सेंटर कहते हैं और वो जो फिक्स डिस्टेंस है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप रेडियस कहते हैं। तो आपको अगर कोई बताए सर्कल ड्रॉ करो तो आप कॉम्पस लेते हो, आप अपने पेन को एक साइड रखते हो और पेंसिल को सेम तरीके से घुमा देते हो। तो पेंसिल और नीडल के बीच में दूरी सेम रहती है, जिसकी वजह से जो डायग्राम डेवलप होता है वो होता है सर्कल। आपको हमेशा पता होगा कि डायमीटर और रेडियस के बीच का रिश्ता होता है डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। तो इस फॉर्मूले में जो सब्जेक्ट है वो डायमीटर है। अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है रेडियस तो आप कह सकते हो रेडियस इज इक्वल टू d/2। बताइए d/2 कैसे आया? मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। सेम वे अगर आपसे कोई पूछता है कि सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सरकमफेरेंस होता है पाई इंटू डायमीटर। पाई के बारे में मैं आपको बता दूं, पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है और पाई को डिफाइन किया जाता है सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो, जिसका मतलब है आप दुनिया की कोई भी सर्कल ड्रॉ करो, ये सर्कल बनाओ, ये सर्कल बनाओ, ये सर्कल बनाओ। मैंने 3 डिफरेंट साइज के सर्कल बनाए और सबके डायमीटर हैं। पहला सर्कल है, उसका जो सरकमफेरेंस है उसको मैंने कहा C1 और डायमीटर D1। दूसरा जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस कहा C2 और डायमीटर कहा D2। तीसरा जो सर्कल है C3 है, उसका डायमीटर कहा D3। आप अक्सर देखोगे दुनिया का कोई भी सर्कल हो C1/D1 इज इक्वल टू C2/D2 इज इक्वल टू C3/D3। मतलब कोई भी सर्कल आप ड्रॉ कर लो उसका सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो हमेशा सेम होता है और वो रेशो होता है पाई। उस रेशो को क्या कहते हैं? पाई, जो एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल का नंबर का मतलब जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब जो रैशनल नंबर का डेफिनेशन है उसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री। और आप अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे तो आप कह सकते हो कि ऑल दोज नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसा कि अगर आप गूगल करोगे वैल्यू ऑफ पाई लिखोगे तो वैल्यू ऑफ पाई आएगा 3.141592 एंड गोज ऑन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आपकी पूरी कंप्यूटर स्क्रीन भर जाएगी। तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है। आइए बात करते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि आपको सब्जेक्ट चेंज करने हैं अपने फॉर्मूले के, आपको अपने फॉर्मूले के सब्जेक्ट चेंज करने हैं। तो मान लीजिए आपका फॉर्मूला है सरकमफेरेंस इज पाई इंटू डायमीटर। पाई एक नंबर है जो कि इर्रेशनल नंबर है। अगर मान लीजिए आपको बनाना है डायमीटर का फॉर्मूला लिखना है तो आप कह सकते हो डायमीटर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन पाई। मैंने क्या किया? मैंने दोनों साइड पाई से डिवाइड कर दिया। सेम वे अगर आपसे कोई पूछता है एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता होता है फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा बताओ रेडियस का फॉर्मूला, सब्जेक्ट चेंज कर दो, सब्जेक्ट रेडियस बना दो, तो आप कह सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पाई। मैंने दोनों साइड पाई से डिवाइड किया तो पाई पाई से कैंसिल हो गया और एरिया के नीचे देखिए मैं आपको स्टेप वाइज दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो मैंने दोनों साइड क्या किया? मैंने दोनों साइड पाई से डिवाइड कर दिया। ए डिवाइडेड बाई पाई, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई। तो आप देख सकते हैं मैंने इक्वेशन के दोनों साइड क्या किया? पाई से डिवाइड किया। पाई एक नंबर है तो पाई से दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हो ए अपॉन पाई और इधर देखिए पाई से पाई कट गया, यू आर जस्ट लेफ्ट विथ आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो स्क्वायर ऑफ आर इज ए बाई पाई। तो रेडियस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई पाई।
स्क्वायर रूट ऑफ a बाई पाई। आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट का आपसे ऐसे अगर कोई पूछे r स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो r क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। अगर आपसे कोई पूछे r स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो r क्या होगा 10, आपको पता है। अगर कोई आपसे पूछे r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो रेडियस क्या होगा 2, मतलब स्क्वायर रूट। ये हम सीखेंगे बहुत अच्छे से जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। आई एम श्योर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई है। इवेल्युएशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला मतलब क्या है, अभी आपको मान लीजिए आपको ऑलरेडी पता है कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और आपसे कोई पूछता है कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर, रेडियस है क्या 10 सेंटीमीटर, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे हाँ बता सकता हूँ, एरिया इज पाई इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, क्या हो गया पाई इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 पाई, आप अक्सर आप बुक में देखते हो पाई को अप्रॉक्सीमेटली लिखा जाता है 22/7 या 22/7 या अप्रॉक्सीमेटली लिखा जाता है 3.14। मैं बार बार कहूँगा पाई इसके बराबर नहीं होता है, इसका ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई की मान लीजिए 3.14 लेते हो, तो आप क्या कहोगे 3.14 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आंसर 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली हमने एरिया को अप्रॉक्स किया है क्योंकि पाई की वैल्यू हमने अप्रॉक्स कर दी। पाई की वैल्यू है 3.141592 एंड इट गोज ऑन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो आपको पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं 3.14 या 22/7, जो भी हमारे कैलकुलेशन को कन्वीनियंस कर दे रहा होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ a प्लस बी इंटू हाइट। आप देख सकते हो a क्या है पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, a प्लस बी क्या हुआ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और हाइट क्या हुआ दिस इज हाइट। तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम सारे फॉर्मूले निकालेंगे। अब अभी क्या है कि अभी आपको सीधे फॉर्मूले को यूज़ करना सीखना है। तो आपको ऑलरेडी पता है a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी है, b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और h की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब मुझे फॉर्मूले में सीधे पुट कर देना है, हाफ a हो गया 4, b हो गया 10 और हाइट हो गया 8। तो मैं कह सकता हूँ 1/2 इंटू 14 इंटू 8, 2 से 4 गया 14 4 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जब एरिया वाले क्वेश्चंस निकालते हैं या जब भी यूनिट में काम करते हैं, आपको सही यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे यूनिट लिखना छोड़ देते हैं, तो आप कह सकते हो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 + 4 इज 14 सेंटीमीटर एंड 8 इज 8 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन करते हैं, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड ए यूनिट, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस फॉर्मूला। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, आपको डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। ये आपका ये स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा रेक्टेंगल बन गया, इसको ठीक से कर लेता हूँ। मान लीजिए ये आपका स्क्वायर जैसा कुछ बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है कि इसका जो साइड है वो ए यूनिट है, ए यूनिट है, ए यूनिट है, ए यूनिट है। अब पूछ रहा है राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड ए यूनिट। तो आपको जैसा कि पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। आप कह सकते हो 4 इंटू साइड विच इज़ 4 इंटू ए। तो आप कह सकते हो इसका फॉर्मूला होगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए। एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला इज पी, क्योंकि पी अकेला है और बाकी सारी चीज़ राइट हैंड साइड में है। तो जो चीज़ अकेली है और जिसे हमें निकालना है हम उसे कहते हैं सब्जेक्ट। क्वेश्चन है फ्रेमिंग ऑफ अ फॉर्मूला। अ फॉर्मूला कैन बी फ्रेम्ड बाय ऑब्टेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन वेरिएबल्स बेस्ड ऑन सर्टेन गिवन कंडीशन। मैं आपको जैसे कि बार बार आप कहते हो कि भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या कहते हो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। आप कैसे कहते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, देखिए मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है और आपको क्या निकालना है, आपको इसका एरिया निकालना है, और आपको बताना है कि इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका लेंथ कितना है। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट। तो मैं देख लो कि लेंथ कितना है।
गौर से देखिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट। तो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 9 unit, I can say that. Okay, now coming to the breadth, 1 unit, 2 unit, so I can say the breadth is 4 unit. अब मुझे पता करना है कि इसका एरिया क्या है। आपको जैसा कि पता है कि मैं एक छोटा सा स्क्वायर लूं और ये अगर 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया मैं डिफाइन करता हूँ 1 यूनिट स्क्वायर। क्या डिफाइन करता हूँ? 1 यूनिट स्क्वायर या 1 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से आप अपना डिफाइन करते हो। तो आप काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 4 दैट इज 36। तो मैं कह सकता हूँ इसका एरिया 36 स्क्वायर यूनिट है। तो मैं फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ? तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने इस तरीके से अपना फॉर्मूला जनरेट किया। एक और एग्जाम्पल, अक्सर हम मुझसे बच्चे पूछते हैं, या मैं अक्सर आप बच्चों से पूछता हूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब मैं बच्चों से पूछता हूं व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ज़्यादातर बच्चे सही आंसर देते हैं, वो बोलते हैं बेस इनटू हाइट। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि ये क्यों सही है, तो वहां पे बच्चे थोड़े से फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्यों ये सही है। तो आइए देखते हैं क्यों ये सही है। ये मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम है। तो मैंने आपका एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जस्ट अ सेक। तो आपका मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हो। लेट्स कॉल दिस एज पी क्यू आर एस। मुझे इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ ताकि आपको मुझे स्पेस मिल जाए। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको ब्लैक ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने ब्लैक लिया और ये क्या किया, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। तो अब जो मैंने इसको यहाँ से कट किया, तो ये जो पोर्शन है मेरा, ये जो ब्लैक पोर्शन है, मैं बिल्कुल यहाँ पे ऐसे कट करके ले आया। तो आप देखोगे ये ब्लैक पोर्शन और ये ब्लैक पोर्शन सेम है, क्योंकि ये और ये सेम है, और ये हाइट और ये हाइट सेम है, और ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। तो मैं कह सकता हूं दिस एरिया, लेट्स कॉल दिस एज रीजन 1, लेट्स कॉल दिस एज रीजन 2, लेट्स कॉल दिस एज रीजन 3। तो मुझे ये पता चल गया कि रीजन 1 और रीजन 3 सेम है। तो मैं ये कह सकता हूँ रीजन 1 प्लस रीजन 2 इज इक्वल टू रीजन 2 प्लस रीजन 3। क्यों? क्योंकि मैं ये एरिया प्लस ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया प्लस ये एरिया। बिल्कुल बड़ा सही बात है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड इफ यू सी दिस लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू दिस बेस। जो आप देख सकते हैं, जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज इक्विवेलेंट टू द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, and this breadth of the rectangle is actually equal to the height of the parallelogram। तो आप कह सकते हो base into height is equal to area of parallelogram। इसको और अच्छे से डिटेल में, जैसे कि मैं फिर से एक बार क्लीन बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। आप देख सकते हो ये पैरेललोग्राम, राइट, PQRS। मैंने इस पैरेललोग्राम को फिर से यहाँ पे, अगर मैं इसको बिना टच किए हुए कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और मैं यहाँ पे लाया। मैंने यहाँ से रेड लाइन से एक कट निकाला, मैंने यहाँ से एक कट ड्रॉ किया और सेम कट यानी यहाँ पे ले आया, और मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट किया और मैंने ये यहाँ पे कंप्लीट किया। तो मुझे पता है, 'this' is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हूँ this is equal to 'this'। तो मैं कह रहा हू
इसको टी कह लूँ तो मैं, और इसको कह लूँ पी क्यू आर एस टी यू। तो जो रेक्टेंगल है आपका कौन सा, एस आर टी यू, और जो पैरेललोग्राम है वो क्या है आपका, पी क्यू आर एस। आप कह सकते हो दोनों रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। मैं कह सकता हूँ यू टी इंटू टी आर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, और सेम वे मैं कह सकता हूँ एस यू इंटू पी क्यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, क्योंकि यू टी इज़ एक्चुअली इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि ये कॉमन है और ये सेम है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी, मैं मेंसुरेशन की क्लास अलग से लूँगा जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक एक फॉर्मूला, जहाँ से स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, रेक्टेंगल का फॉर्मूला कैसे आया, फिर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कैसे आया, फिर ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे गया। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैसे होता है, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये आपका ट्रायंगल है, मैंने क्या किया, मैंने सेम ट्रायंगल इसका डिफरेंट कलर से मैंने यहाँ पे बना दिया। तो अब क्या बना दिया आपने, इस ट्रायंगल से दो ट्रायंगल बना दिए जो पैरेललोग्राम के बराबर हो गए। और आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला फ्रेम करना सीखते हो। आइए कुछ सवाल करते हैं। आप जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हो, इन द फॉर्मूला द एरिया रोम्बस, एरिया क्या दे रखा है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। आपको ऑलरेडी एरिया दे रखा है हाफ इंटू डी वन इंटू D2, और आपसे बोल रहा है कि D1 को सब्जेक्ट बनाओ। क्या कह रहा है, D1 को सब्जेक्ट बनाओ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने दोनों साइड हाफ को रिमूव करना है, तो मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 इंटू ए इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू 2। तो मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ D1 इंटू D2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ये आप देख रहे हैं बड़े आराम से। नाउ मुझे D1 को सब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे D2 से दोनों साइड डिवाइड करना होगा। तो मैंने D1 इंटू D2 अपॉन D2 कर दिया, तो इधर भी मुझे 2A इंटू A अपॉन D2 करना होगा। इससे D2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, D1 इज इक्वल टू 2A अपॉन D2। तो मैं कह सकता हूँ D1 इज ट्वाइस ऑफ A अपॉन D2। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट ऑल द ऑक्सिलरी फॉर्मूला ऑफ A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस TR बाई 100। ऑक्सिलरी फॉर्मूला ऑफ दिस इक्वेशन, जैसे आपको कह रखा है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस TR बाई 100। मान लीजिए आपको बोल रहा है कि आप मुझे P निकालना सिखाओ। क्या करना, निकालना सिखाओ, P निकालना। तो मैं कह सकता हूँ P का फॉर्मूला क्या होगा, A इज इक्वल टू P इंटू 100 प्लस TR अपॉन 100। ठीक है, अब मुझे 100 दोनों तरफ गेट रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 100 इंटू A इज इक्वल टू P इंटू 100 प्लस TR अपॉन 100 इंटू 100। तो ये 100 से ये 100 कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 100 इंटू A इज इक्वल टू P इंटू 100 प्लस TR। अब मुझे प्रिंसिपल में क्या कहते हैं, अपने फॉर्मूले को लिखना है, तो मैं 100 प्लस TR से डिवाइड कर दूंगा। तो 100 इंटू A अपॉन 100 प्लस TR इज इक्वल टू P इंटू 100 प्लस TR अपॉन 100 प्लस TR। तो क्या हुआ, 100 प्लस TR और 100 प्लस TR कट गया, तो P इज इक्वल टू 100 इंटू A अपॉन 100 प्लस TR। सिमिलरली आप इसी तरीके से T का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। आइए T का फॉर्मूला निकाल के देखें। मान लीजिए अब मुझे T निकालना है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस TR बाई 100। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड P से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, A अपॉन P इज इक्वल टू P अपॉन P इंटू 1 प्लस TR बाई 100। आपको पता है P से P कैंसिल हो गया। अब आप कह सकते हो A अपॉन P इज इक्वल टू 1 प्लस TR अपॉन 100। अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 से 1 दोनों तरफ माइनस कर दूंगा। तो A अपॉन P माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस TR अपॉन 100 माइनस 1। तो क्या हो गया, A माइनस P अपॉन P इज इक्वल टू TR बाई 100। अब मैं क्या करूँगा, मैं 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो A माइनस P अपॉन P इंटू 100 इज TR अपॉन 100 इंटू 100।
100 से 100 कट गया, तो अब मुझे क्या मिला, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ पी आर इज इक्वल टू 100 इंटू ए माइनस पी अपॉन पी। तो मैं कह सकता हूँ मुझे क्या निकालना है, मुझे टी निकालना है, तो टी हो जाएगा 100 इंटू ए माइनस पी अपॉन पी आर। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सिलरी फॉर्मूले इसके निकाल सकते हैं। जैसा देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ ए यूनिट्स, वायर जो है, इमेजिन कीजिए एक वायर है जिसका लेंथ है ए यूनिट, इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस, 2 इक्वल पीसेस में मैंने इस वायर को कट कर दिया, तो मतलब कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, a/2 और a/2, ये 2 पीसेस में कट गया है। एंड मेड अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ 1 पीस। तो मैंने क्या किया, इसको यूज करके, जस्ट अ सेक, मैंने इस वन ऑफ द इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया मैंने सर्कल। क्या बना दिया इसको मैंने, सर्कल। फ्रेम द फॉर्मूला बाय मेकिंग आर द सब्जेक्ट। तो आपको पता चल चुका है कि मैंने इसी लेंथ को यूज किया है सर्कल बनाने में, तो मतलब मेरा जो सरकमफेरेंस है वो क्या है, सरकमफेरेंस मेरा a/2 है। सरकमफेरेंस क्या है मेरा, a/2। और आपको पता है सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई इंटू डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू आर। तो आप कह सकते हो सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई इंटू 2r। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, जिसमें आपको पता है सरकमफेरेंस ऑलरेडी क्या है, a/2। तो 2πr इज इक्वल टू a/2, और आपको r एज सब्जेक्ट लेना है। तो r एज सब्जेक्ट लेने से आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ। तो आपको जैसा कि पता है सरकमफेरेंस होता है 2πr, और आपको पता है कि ये लेंथ था और इसी लेंथ को हमने मोड़ के सर्कल बना दिया। तो मतलब आपको पता है कि ये लेंथ a/2 था, तो इसका जो सरकमफेरेंस बना वो क्या बना, a/2। तो आपको पता है 2πr इज इक्वल टू a/2, और आपको रेडियस को सब्जेक्ट बनाना है, तो आप दोनों साइड क्या करोगे, 2π से डिवाइड कर दोगे। तो मैं 2πr अपॉन 2π कर दूंगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, a/2 डिवाइडेड बाई 2π। तो क्या हो गया, 2π से 2 का एक कैंसिल, r इज इक्वल टू a/4π। तो ये मेरा फॉर्मूला होगा वेयर r इज माई सब्जेक्ट। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में दे रखा है कि फॉर्मूला में s इज ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, s इज ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। आपको l निकालना है, s का यूनिट 12 है और b का यूनिट 2 है। तो आप इसको इक्वेशन की तरह लिख सकते हो, s की जगह आप लिख दोगे 12 और 2 को एज इट इज छोड़ दो, l निकालना है, l को मैंने l लिख दिया और b को क्या लिख दिया, 2। अब मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करना है, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस 2, मतलब मुझे l को लेफ्ट साइड में ले जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 से दोनों साइड डिवाइड करूँगा, तो 12/2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ l प्लस 2/2। तो मैंने दोनों साइड सेम चीज़ डिवाइड की, तो इससे क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 6 बन गया, l प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 2 माइनस करूँगा, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू l प्लस 2 माइनस 2। तो क्या हो गया, 4 इज इक्वल टू l, विच इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रेम द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर गिवन बाय 2/3 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पाई एंड क्यूब ऑफ रेडियस, मतलब पाई और क्यूब ऑफ रेडियस r3। तो आपको कह रहा है वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ पाई इंटू r3। तो आप समझ गए, दिस इज द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 इंटू पाई इंटू r3। क्या कह रहा है, फ्रेम द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कहा v इज ऑफ अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हेमिस्फेयर कुछ ऐसा होता है, अगर आप स्फेयर को, अगर आप बॉल लो, आप एक स्फेयर लो, सर्कल नहीं स्फेयर, सॉलिड बॉल लो, और अगर उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो वो क्या होता है, आधा पार्ट जो होता है वो कहते हैं हेमिस्फेयर। और हेमिस्फेयर को का वॉल्यूम क्या कहा जा रहा है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 2/3 एंड पाई एंड क्यूब ऑफ रेडियस। तो क्या हो गया, 2/3 इंटू पाई इंटू r3। तो अगर आप स्फेयर को देखो, ये अगर आपका स्फेयर है, स्फेयर को अगर आप
2D में ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल जैसा होगा। तो स्फेयर का जो सेंटर कोर है, कोर से जो उसका सरफेस है उस डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। अगर आप उसको हाफ से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा वो, अगर सर्कल है तो सेमी सर्कल बन जाता है, और अगर वो सॉलिड चीज़ है तो वो हेमिस्फेयर बन जाता है। और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। फ्रेम द फॉर्मूला फॉर अ सिलेंडर गिवन बाय प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहले सिलेंडर को समझिए। सिलेंडर कुछ ऐसा होता है, ये जो सिलेंडर होता है ऊपर से नीचे से सर्कल लगता है और पूरा एक पैरेलली, जैसे ही आप एक पेन समझ लो, ये पेन अगर मैं बीच से देखूं तो ये सिलेंड्रिकल है। इस शेप को सिलेंडर कहते हैं, जिसमें से ये लेंथ r होता है, ये लेंथ हाइट होता है। तो कह रहा है कि फ्रेम द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ v इज इक्वल टू पाई इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस आर स्क्वायर। तो मैंने इसका एरिया निकाल दिया, इस सर्कल का एरिया निकाल दिया और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। फ्रेम द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग, अ 2 डिजिट नंबर हैज x इन इट्स यूनिट एंड y इन इट्स टेंस। तो वो जो 10 डिजिट नंबर है वो कुछ ऐसा है, x y जैसा, मतलब 10 इंटू एक्स प्लस वाई। जैसा कि आपको पता है 73 अगर कोई नंबर है तो आप उसको कैसे लिखते हो, 7 इंटू 10 प्लस 3। ठीक है, तो एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस क्या है, x, सॉरी यूनिट प्लेस x है, y x है। ठीक है, दैट इज 10 इंटू वाई प्लस एक्स। तो मतलब अगर x अगर 3 है और y अगर 7 है तो नंबर 73 है। इस तरीके से आप समझ लीजिए। एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ x एंड स्क्वायर रूट ऑफ y। तो कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर x, यूनिट प्लेस उसका x है और टेंस प्लेस y है, और वो इक्वल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ x एंड स्क्वायर रूट ऑफ y। तो सबसे पहले हमें समझ में होगा कि स्क्वायर ऑफ x क्या होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ y क्या होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, x स्क्वायर इंटू अंडर रूट y। और अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए यूनिट प्लेस 3 है और टेंस प्लेस 5 है, तो नंबर क्या होता है, 5 इंटू 10 प्लस 3 दैट इज 53। अगर टेंस प्लेस 7 है और यूनिट प्लेस 9 है तो क्या होता है, 7 इंटू 10 प्लस 9 79। तो उसी तरीके से हम फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगर यूनिट प्लेस x है और 10 प्लेस y है तो इसको लिखेंगे 10 इंटू वाई प्लस एक्स। अगर टेंस प्लेस, एक और एग्जाम्पल ले लो, टेंस प्लेस अगर 8 है और यूनिट प्लेस 84 है तो कैसे लिखोगे, 8 इंटू 10 प्लस 4 दैट इज 84, राइट। तो सिमिलरली अगर आपका यूनिट प्लेस x है और टेंस प्लेस y है तो आप उसको लिख सकते हो 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स विच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ x, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ x इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ y। तो ये आपका नंबर होगा, ये आपका फॉर्मूला होगा, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट y। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ह्यूज बैग कॉन्टेन x डॉल्स। कितने डॉल्स हैं, x डॉल्स हैं, ईच कॉस्टिंग 500 रुपीज़, और y डॉल्स ईच कॉस्टिंग 100 रुपीज़ एंड z डॉल्स ईच कॉस्टिंग 50 रुपीज़। मतलब x डॉल का कॉस्ट क्या है, ₹500 पर डॉल। y डॉल्स का क्या है, ₹100 पर डॉल, और z डॉल्स का क्या है, ₹50 पर डॉल। आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। तो अगर 500 रुपये का एक डॉल है तो x डॉल कितने का होगा, 500x रुपीज़ 500x। और अगर y डॉल 100 रुपीज़ का है तो एक डॉल 100 रुपीज़ का है तो y डॉल्स कितने का होगा, ₹100y। और अगर z डॉल्स में हर एक डॉल 50 रुपीज़ का है तो पूरा क्या कॉस्ट होगा, ₹50 इंटू z। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ₹500x प्लस 100y प्लस 50z इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट C। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 500x प्लस 100y प्लस 50z। ऑल यूनिट्स आर इन RS रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। A man buys P cycles at the total cost of ₹Q and sells each bicycle at ₹R. Find the profit. देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। अगर आप कोई चीज़
₹50 का खरीदते हो और उसको ₹60 में बेच देते हो तो आपको प्रॉफिट हुआ। अगर आप कोई चीज़ ₹50 का खरीदते हो और ₹40 बेच देते हो तो आपको नुकसान हुआ। मतलब जितने भी चीज़ आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, जो जितने रुपए का आप सामान खरीदते हो वो कॉस्ट प्राइस होता है, और कितने रुपए का आप सामान बेचते हो वो सेलिंग प्राइस होता है। तो सब आप अपने रिलेटिव में देखते हो। तो अगर आप कोई चीज़ ₹100 का खरीदते हो और ₹100 का बेच देते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप कोई चीज़ ₹100 का खरीदते हो और ₹100 से ज़्यादा बेच देते हो तो वो प्रॉफिट। अगर आप कोई चीज़ ₹100 का खरीदते हो और ₹100 से कम में बेच देते हो तो वो नुकसान, दैट इज कॉल्ड लॉस। तो मैन बाइज पी साइकिल एट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, ऑलरेडी दे रखा है ₹Q। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है? ₹Q। एंड बाइज पी साइकिल्स एंड सेल्स ईच बाइसाइकिल एट ₹। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन बाइसाइकिल कितना है? ₹R। तो कितने बाइसाइकिल्स खरीदे हैं? P बाइसाइकिल्स खरीदे हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ P बाइसाइकिल्स कितना होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ P बाइसाइकिल्स कितना होगा? ऑफ कोर्स RS P इंटू R, है कि नहीं? अगर एक साइकिल ₹R का बेच रहा है तो P साइकिल P इंटू R का बेचेगा, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट को मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है टोटल? P इंटू R, और कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है? Q। तो ये हो गया प्रॉफिट इज इक्वल टू P। लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर K वेयर K इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ P Q एंड द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ P Q। तो जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है K इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ P। स्क्वायर्स ऑफ P क्या होगा? P स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ Q क्या होगा? Q स्क्वायर। एंड स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ P Q क्या होगा? अंडर रूट P Q। तो कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर K वेयर K इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ P Q एंड द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। तो मैं लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस अंडर रूट P Q। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप इसको बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। जैसा कि देखते हैं, जिससे हम आज का फॉर्मूला वाला लेसन बंद ख़त्म करते हैं। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, जैसा कि हमने समझा फॉर्मूला होता क्या है, उसको हैंडल कैसे करना है, फॉर्मूले का सब्जेक्ट कैसे देखा जाता है, फॉर्मूले के सब्जेक्ट कैसे चेंज किए जाते हैं, और फॉर्मूला क्रिएट कैसे होता है। हमने ये सारे एक्सप्रेशंस को देखा, इसको सॉल्व करना भी सीखा, और उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट लेवल पे भी चीज़ें ले जाना सीखा कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन को बैलेंस आउट कैसे करते हैं। उसके अलावा हमने फिजिक्स में पास्कल की बात की, आपको हमने पास्कल के बारे में बताया, न्यूटन के बारे में बताया, प्रेशर क्या होता है, वन पास्कल इज़ 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का हमने फॉर्मूला देखा, प्रेशर के फॉर्मूले से प्रेशर का एप्लीकेशन देखा, जो हमने कम फोर्स से इतनी बड़ी सी कार उठा ली, उसका रीज़न आप जानते हो कैसे हमने किया। फिर से आप देखोगे, अपने फिजिक्स टीचर से ज़रूर पूछना। हमने कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूले भी निकालने की कोशिश किए, कुछ इसको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हम मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन अभी बस मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे इसको हैंडल करते हैं। तो ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से देखिएगा। आपके असाइनमेंट आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड करके आपको बहुत जल्दी भेजने हैं। आपके असाइनमेंट्स की पूरी ट्रैकिंग हो रही है। आप अपने मेंटर से ज़रूर बात करें, कोई दिक्कत हो तो आप अपने मेंटर्स को ज़रूर नोटिफाई करें। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।